हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है श्वेता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट माइंड बाय श्वेता। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्मार्ट माइंड बाय श्वेता, इसका मतलब ही है कि हम अपने माइंड को लर्न करके कुछ नया सीख के अपने माइंड को, अपने आप को और स्मार्ट बनाना है। ओके, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी, जो सभी ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होता है। हमारी बेसिक लाइफ में भी इसके रूल्स अगर हमें पता हो तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो और अच्छी हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ण, विचार और फिर एक एक करके हम सभी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। So let's start our class today। वर्ण विचार, हमारी जो आज की डेफिनेशन है वह क्या है। अध्याय 1 में है हमारी डेफिनेशन वर्ण विचार। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आज का टॉपिक है। फोनोलॉजी। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। भाषा की लघुतम यानी कि सबसे छोटी इकाई जिसके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है, तो हमने यहाँ पर समझा कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, छोटी से भी छोटी, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का ही लिखित रूप अगर हम समझें तो ध्वनि का ही लिखित रूप क्या है, जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं उसी का लिखित रूप क्या है, उसी को हम वर्ण बोलते हैं। ओके, जैसे आ, ई, हलंत वाला क, ख, च। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से वर्णमाला यानी कि हिंदी की अल्फाबेट्स को देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो हिंदी की जो अल्फाबेट्स है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला की जो लिपि है वह है देवनागरी। एंड इसकी जो इनमें जो वर्ण हैं, वर्णों की संख्या है 52। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इसकी परिभाषा वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित, और व्यवस्थित भी होने चाहिए प्लस क्रमबद्ध भी होने चाहिए। इसका मतलब वही है कि व्यवस्थित हों, क्रमबद्ध हों, तो उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे अ, आ, ई, ओ, ऊ, ये हमारे क्या हैं, व्यवस्थित हैं। ओके, तो हिंदी मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। इसे मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य 2 भागों में। नंबर 1 पर आता है आपका स्वर, जिसकी संख्या है 11। नंबर 2 पर आते हैं व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 33। इसके अलावा अयोगबाह, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन मिलाकर कुल 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। ओके, स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जिन्हें बोलने में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। इनको भी विभाजित किया गया है समय के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर। इनके भी मुख्य 3 भेद हैं। इनको अगर हम समझें तो नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 3 पर आता है दीर्घ स्वर, नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर और नंबर 3 पर आता है हमारा प्लुत स्वर। ओके, सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। यह क्या है,
ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर, आप जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इनको अच्छे से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? 7। ओके, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 4। इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या हैं? मूल स्वर भी हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। निम्न में से कौन सा मूल स्वर है? तो आपको 3 गलत दे दिए जाएंगे और एक उनमें से सही होगा, तो आपको बताना है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। अ, ई, उ और री, इनमें से कोई एक हो सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व या मूल स्वर नहीं है। इसी प्रकार मैक्सिमम हमारी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अगर इसके बाद हम नंबर 3 प्लुत स्वर की बात करते हैं, तो इसके उच्चारण में तिगुना यानी कि इन दोनों से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओ, तो आपने देखा कि ओम के उच्चारण में हमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगा, यानी कि 3 मात्राओं के समान या उससे भी अधिक समय लगता है किसमें? प्लुत स्वरों के उच्चारण में। अब हम समझते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ड जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। बिना स्वर के इन्हें हलंत या हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। कुछ लोग इसको हलंत बोलते हैं, हलंत ही इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और इसको फिर हम विभाजित करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, यानी कि 25। क से लेकर मां तक इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और वर्ग के अनुसार इनका स्थान है। जैसे क वर्ग के लिए कंठ, च वर्ग के लिए तालु और ट वर्ग के लिए मूर्धा, ता वर्ग के लिए दंत और पा वर्ग के लिए ओष्ण या होष्ण भी हम इसको बोल सकते हैं, उच्चारण स्थान है। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से ऊष्मा प्रकट होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रकट होती है, वही हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, स और ह। उसके बाद जो आते हैं वह है अयोगवाह, जिसमें अनुनासिक व विसर्ग 2 वर्गों में विभाजित किया गया है अयोगवाह को, यानी कि अनुस्वर जो होता है और विसर्ग जो होता है उनको मिलाकर क्या बनते हैं? अयोगवाह। ये न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही व्यंजन, क्योंकि यह स्वर के पश्चात आते हैं, इसलिए हम मोस्टली इनको स्वर में ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध हिंदी और वर्णमाला यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो इनकी डेफिनेशन जो होगी वह यह एक अलग वर्ग है। क्या है? यह एक अलग वर्ग है जिसको अनुस्वर या विसर्ग कहते हैं। और अगर हम इसको मिलाएंगे दोनों को तो यह अयोगवाह बन जाता है। यह इसकी डेफिनेशन क्या है? न तो यह व्यंजन है और न ही यह स्वर है। ओके, बट मोस्टली हम इन्हें स्वर में ही
पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं उनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं अगर हम यह समझें तो जो दो अलग व्यंजनों से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जो छत्रिय वाला छ होता है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, मिश्र। मिश्र में जो श्र बनता है या श्रमिक में जो श्र बनता है वह क्या होता है? इनका मेल है क हलंत धन श, त हलंत धन र, ज हलंत धन व, श हलंत धन र, श्र। ओके, उसके बाद जो दो आते हैं उनको हम उच्छिप्त व्यंजन या द्विगण व्यंजन भी कहते हैं। जो इंज्ञ के नीचे आपकी बिंदी, जिन दो वर्णों के नीचे बिंदी रखी होती है, जो ड होता है उसके नीचे, और इंज्ञ। जैसा कि मैंने आपको बताया उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। और याद रखने वाली बात यह है इनसे कभी भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। ओके, सो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है उच्चारण स्थान। ओके, परीक्षा में यहाँ सबसे अधिक शब्द इसलिए सवाल इसमें से आते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो जाता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के साथ साथ यानी कि जो वर्ग हैं उनके साथ साथ और स्वर जो हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व हैं, और साथ में हमारे जो संयुक्त व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी इसी में आते हैं। तो देखते हैं कंठ, आ, क वर्ग और विसर्ग, यह सभी किस में आते हैं? कंठ में। तालव्य की अगर हम बात करें ई, च वर्ग और य और स। मूर्धन्य में अगर हम बात करें तो री और ट वर्ग, र और श। दंत की बात करते हैं तो त वर्ग और ल और श। उसके बाद हम लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं ओष्ठ की। तो ओष्ठ में आता है उ और प वर्ग। तो यह हमारे क्या हो गए? उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का क्रम हो गया। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर या वायु की मात्रा के आधार पर अगर हम इनको समझें तो इनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा, यानी कि बोलते समय मुख या मुंह से कितनी हवा निकलती है, इस आधार पर भी दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनके उच्चारण में ह जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, ह जैसी ध्वनि इनके उच्चारण में नहीं निकलती है। अगर हम इनको एक ट्रिक में समझना चाहें शॉर्ट में, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ य, र, ल, व और सभी स्वर यह हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है महाप्राण। तो महाप्राण को अगर हम समझें तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि इनके उच्चारण में क्या होती है? वायु अधिक होती है। इनके उच्चारण में ह कार जैसी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। ओके, इसका अगर हम सूत्र समझें, फॉर्मूला समझने का ट्राई करें अगर, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जिनमें स, श, श और ह आता है। नेक्स्ट जो है हमारा वह है घोष, यानी कि घोषत्व के आधार पर, यानी कि तंत्रियों के कंपन के आधार पर अगर हम वर्गों को विभाजित करेंगे तो देखते हैं गले में स्थित स्वर तंत्रियों यानी कि वोकल कॉर्ड्स में गूंज या कंपन के आधार पर हम इनको अगर समझेंगे वर्णों का विभाजन, तो वो भी दो भागों में है। नंबर 1 पर आते हैं आपके अघोष और नंबर 2 पर आते हैं आपके सघोष या घोष।
घोष और सघोष दोनों एक ही वर्ड हैं, जबकि अघोष अलग है। ओके, तो सबसे पहले हम अघोष को समझते हैं। डेफिनेशन है हमारी, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। केवल श्वास का प्रयोग करने के कारण इसमें गूंज नहीं होती। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड प्लस स एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सघोष या घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन होता है यानी कि सघोष, घोष के साथ या घोष के सहित जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष। नाद, नाद किसको बोलते हैं, यानी साउंड, जो साउंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाद। नाद की प्रधानता वाले वर्ण उनको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। नाद की प्रधानता वाले जो वर्ड हैं वही सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और अंतस्थ य, र, ल, व प्लस ह सभी क्या हैं, सघोष हैं। और साथ में हम जोड़ेंगे सभी स्वरों को भी, यह भी कैसे हैं, सघोष। ओके, सो हम एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है एक टेबल जिसमें है वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और विशेष, यानी कि अघोष। अघोष में कौन सा आता है, पहला, और दूसरा जो वर्ग होता है वह क, ख, च, छ, स, श। यह क्या है, अघोष हैं। ओके, नेक्स्ट हम सघोष को अगर पढ़ें तो आप सघोष देख सकते हैं, तीसरा, चौथा व पांचवा। फिर से आ गए अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, और अब आते हैं महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक, अगर हम कोई रिवीजन करना चाहें तो हमने सबसे पहले वर्ड विचार पे बात की। वर्ड विचार में जो हमारे थे स्वर और व्यंजन, वर्ड विचार को हमने दो भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले हमने समझा कि ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि का ही लिखित रूप जो होता है वह क्या होता है, वर्ण होता है। और वर्णों से ही मिलकर क्या बनती है, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में जब होती है तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को ही हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक थे हमारे स्वर और दूसरे थे हमारे व्यंजन। अगर हम स्वरों को देखें तो स्वरों को हमने तीन भागों में विभाजित किया था। एक हमारे ह्रस्व स्वर थे और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, जिनके उच्चारण स्थान के हिसाब से या मात्रा के हिसाब से, समय के हिसाब से हमने इनको विभाजित किया था कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर हैं और उनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसका दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में, और उससे भी तिगुना या फिर अधिक समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। और स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं वह जिनको उच्चारित करते समय उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े या जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन को अगर हमने समझा था तो व्यंजन क्या होते हैं, जिनको उच्चारित करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, जिनके उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की, उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हमने मोस्टली 5 के समथिंग पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 पर आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या थी 25। क वर्ग से लेकर मा तक ये हमारे क्या थे, 25 क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे। उसके बाद फिर आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 थी। उसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन, उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ओके, इन सभी की संख्या 4 है। और फिर आते हैं हमारे उत्क्षेप्त व्यंजन, जिनकी संख्या 2 है। टोटल सभी को मिला के हमारी वर्णमाला की संख्या बनती है 52। उसके बाद हमने फिर देखे अल्प प्राण, महाप्राण, जिनमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनमें ज़्यादा समय लगता है महाप्राण उनको बोलते हैं।
और दूसरे प्रकार से हमने समझा था अघोष को और सघोष को। तो नेक्स्ट दोबारा से हमारा वही है कि जिनको हम कंपन के आधार पर समझ रहे थे, जिसमें कम समय लगता है वह हमारे अघोष होते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है, जिसमें जो हमारा कंपन अधिक होता है, कंपन की प्रधानता होती है, नाद की प्रधानता होती है, गूंज अधिक होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी गाइस ज़रूर बताएं कमेंट में, और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक की चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, कृपया करके अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।